हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल्स होते हैं। एपीक्यूपी, पीपैप, एमएसए, एसपीसी और एफएमईए। दोस्तों, इस 5 कोर टूल्स में एक टूल होता है एमएसए, जिसे हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हैं। आज हम बात करें एमएसए के बारे में। आज हम बात करेंगे और स्पेशली मैं बात करूंगा एट्रीब्यूट एमएसए के लिए, जिसमें कापा मेथड द्वारा किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एमएसए होता क्या है, एमएसए परफॉर्म करने के लिए कितने तरीके होते हैं, एट्रीब्यूट एमएसए किसे कहते हैं और कापा मेथड द्वारा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एट्रीब्यूट एमएसए का, ये भी बात करेंगे। और एट्रीब्यूट एमएसए कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, ये भी बात करेंगे। और लास्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कापा मेथड के लिए क्या होता है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बताने वाला हूं, जो कि टेक्निकल शॉर्ट वीडियो के बारे में होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि एमएसए होता क्या है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या पार्ट जब हम चेक करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें दो तरह का वेरिएशन हमें मिलता है। एक होता है इक्विपमेंट वेरिएशन और दूसरा होता है अप्रेजर वेरिएशन। इक्विपमेंट वेरिएशन को हम रिपीटेबिलिटी एरर भी कहते हैं और अप्रेजर वेरिएशन को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर कहते हैं। तो दोस्तों, एमएसए क्या हो गया कि जब हम कोई भी पार्ट को मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट का वेरिएशन और पार्ट टू पार्ट जो वेरिएशन होता है, उसको हम कंबाइंड स्टडी करते हैं। उसे हम एमएसए यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। एमएसए हम करते क्या है? एमएसए में आपका इक्विपमेंट, गेज और ऑपरेटर और पार्ट टू पार्ट जो वेरिएशन होता है, उसका हम कंबाइंड स्टडी करते हैं। दोस्तों, जो एमएसए का रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड के अनुसार भी जरूरी है। आप IATF के 16949/2016 के स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि क्लाउज नंबर 7.1.5.1.1 मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के बारे में जिक्र किया गया है। और यह स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो IATF सर्टिफाइड है, वह उसको एमएसए करना जरूरी है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एमएसए परफॉर्म करने के लिए कितने तरीके होते हैं। दोस्तों, एमएसए परफॉर्म करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है वेरिएबल एमएसए और दूसरा होता है एट्रीब्यूट एमएसए। वेरिएबल एमएसए किसे कहते हैं? जब हम कोई डायमेंशन किसी इक्विपमेंट से चेक करते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, हाइट हो गया, डाया हो गया या वेट हो गया किसी पार्ट का, तो इस तरह से जो डाटा लेकर के जब हम इसको एमएसए करते हैं, उस एमएसए को हम वेरिएबल एमएसए कहते हैं। दूसरा होता है एट्रीब्यूट एमएसए। एट्रीब्यूट एमएसए में जस्ट हम अपीयरेंस दे करके डाटा लेते हैं, जैसे कि ओके, एनजी, गो, नो गो, गुड, बैड। इस तरह से जब हम डाटा लेते हैं अपीयरेंस को देखते हुए, तो ऐसे एमएसए को हम एट्रीब्यूट एमएसए कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एट्रीब्यूट एमएसए कितने मेथड द्वारा कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, एट्रीब्यूट एमएसए दो मेथड द्वारा कैलकुलेशन किया जाता है। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी मेथड और दूसरा होता है कापा मेथड। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया है, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी मेथड द्वारा कैलकुलेशन करके आपको वीडियो अपलोड किया है। यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज केवल मैं बात करूंगा केवल कापा मेथड द्वारा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कापा मेथड में कितने स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। दोस्तों, टोटल 7 स्टेप करना पड़ता है कापा मेथड में। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप है कि सिलेक्ट द गेज टू बी स्टडीज। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तीसरा स्टेप है सेलेक्ट द 2 और 3 डिफरेंस ऑपरेटर और इंस्पेक्टर हु आर परफॉर्मिंग द इंस्पेक्शन। फोर्थ स्टेप है आस्क द ऑपरेटर टू चेक द पार्ट्स। फिफ्थ स्टेप है इंटर द वैल्यू इन एट्रीब्यूट एमएसए फॉर्मेट। एंड सिक्स्थ जो है एनालाइज द रिजल्ट, यानी कैलकुलेशन करेंगे। और सेवेंथ स्टेप में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप है कि सिलेक्ट द गेज टू बी स्टडी, यानी कि उस गेज को सिलेक्ट करना है जिसे हमें स्टडी करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने प्लग गेज लिया है, जिस गेज को हमने स्टडी करना है। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स, यानी कि हमें पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम हम 12 पार्ट यानी 12 पार्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली देखा है कि मिनिमम पार्ट
20 या 25 या 30 लेकर के करते हैं। मैं यहाँ पर 20 पार्ट्स लिया हूँ जो कि ओके 12 है और एनजी 8 है। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि जो हम पार्ट लेंगे वह इस तरह से कुछ एनजी लेंगे कि वह बॉर्डर पर मिनिमम पर और मैक्सिमम पर रहेगा, जिससे कि हमें यह देखना है कि जिस ऑपरेटर को हम देंगे चेक करने के लिए वह सही ढंग से चेक कर पा रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है कि जो पार्ट आप लेंगे सीरियल नंबर डालेंगे उसमें आपको इस तरह से सीरियल नंबर डालना है कि ऑपरेटर को पता ना चले कि कौन सा पार्ट ओके है और कौन सा एनजी है। इसके लिए हम करेंगे कि नंबरिंग करके उसको हम हाइड कर देंगे, जिससे कि वह समझ ना पाए कि वह पार्ट ओके है कि एनजी है। अदरवाइज यदि ऑपरेटर समझ जाएगा कि कौन सा पार्ट ओके है और कौन सा एनजी है तो वह एनजी को एनजी कहेगा और ओके को ओके कहेगा और उसका हम कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों तीसरा जो स्टेप्स है, सिलेक्ट द 2 और 3 ऑपरेटर्स जो कि इस परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेटर है उसे आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे सीता, गीता और बबीता को हमने लिया है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी राम, श्याम, घनश्याम जो भी है उनका नाम आप लिख सकते हैं। सीता के लिए हमने ए, गीता के लिए बी और बबीता के लिए सी हमने इंडिकेट किया है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे चौथा स्टेप जो है कि ऑपरेटर को हमें देना है 20 पार्ट जो कि चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर कितना है, हमने 3 लिया है। ट्रायल कितने करना है, 3 करना है, यानी कि 20 पार्ट को एक ऑपरेटर 3 बार चेक करेगी। 20 20 20 यानी 60 बार चेक करेगी। और सैंपल हमने जो 20 लिया है उसमें हम ओके 12 और एनजी जो है 8 लिया है। दोस्तों इस डाटा को देखिए, इस डाटा में जो ओके लिया है उसको हमने 11 से डिनोट किया है और जो एनजी लिया है उसको हमने 0 से डिनोट किया है। इसको आप काउंटिंग करेंगे तो 0 आपको 8 बार देखने को मिलेगा और आपको ओके 11 जो है वो 12 बार मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम आगे स्टेप चलते हैं। आगे स्टेप यह है, जो 5वां स्टेप है कि इंटर द वैल्यू इन एट्रीब्यूट एमएसए फॉर्मेट। मैंने क्या किया कि वह जो 20 पार्ट है वह पहले हमने सीता को दिया। सीता से हमने 3 ट्रायल कराया, यानी कि 60 बार उसने चेक की। और इसमें जब आप डाटा यह देख रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि सीता ने 4 बार ओके को एनजी कहा है, यानी कि जो ओके पार्ट हमने दिया है उसको एनजी कहा है, जिसे हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं। और जो एनजी को 7 बार ओके कह दी है वह हमने येलो कलर से किया है। तो आइए इसको हम समराइज करते हैं, इस डाटा को देखते हुए हम समराइज करते हैं। यहाँ पे ओके टू एनजी 4 पार्ट कहा है। जो ओके टू एनजी कहा जाता है उसको हम फॉल्स कहते हैं और एनजी टू ओके कहा जाता है जो 7 बार उसने की है उसे हम मिस कहते हैं। टोटल डिसीजन उसने किया कितना दिया है, 60 का, यानी कि 3 बार ट्रायल की है तो 20 20 20 60 बार हुआ। जिसमें रॉन्ग डिसीजन कितना हो गया उसका, तो फॉल्स हो गया आपका 4 और मिस हो गया 7, यानी कि 4 और 7 11 बार उसने गलत डिसीजन दी है। टोटल यहाँ ओके डिसीजन कितना हो गया, 60 - 11 यानी 49 हो गया। 49 उसने ओके डिसीजन दिया। दोस्तों इसको और कुछ और कैलकुलेशन करेंगे कि 49 का जो है ओके को ओके कितना बार कहा है, यानी कि अगर हम बात करें कि 12 ओके लिया है हमने और 3 ट्रायल की है तो 36 - 4 उसने ओके को एनजी कहा तो 32 आपको ओके को ओके कही है। और इसी तरह से एनजी को एनजी उसने 24 - 7 17 कहा है, यानी कि 49 को 2 भाग में बट गया, एक ओके को ओके 32 और एनजी टू एनजी 17। इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए। इस कैलकुलेशन का जो है काम आएगा अगले वाले स्टेप में। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि कापा मेथड के द्वारा किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे एट्रीब्यूट एमएसए का। दोस्तों कापा मेथड का एक सिंपल फार्मूला होता है PO - P डिवाइडेड बाई 1 - P। यहाँ पे PO का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व और P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम वैल्यू PO का कैलकुलेशन कर लें और P का कैलकुलेशन कर लें तो कापा मेथड द्वारा हम एमएसए एट्रीब्यूट का इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए PO का जो फॉर्मूला होता है टोटल करेक्ट डिसीजन डिवाइडेड बाई टोटल डिसीजन। ये टोटल करेक्ट डिसीजन कितना है, यह 49 है। ये कहाँ से आया आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि इसके पहले वाला यह डाटा हमने लिया यहाँ पे टोटल ओके डिसीजन है कि 60 में से 11
हमने माइनस किया 49, तो ये 49 यहाँ रखिए। और उसके बाद टोटल डिसीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 हमने पार्ट लिया और टोटल डिसीजन 60 है, जो कि इस डाटा से लिया है। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पीओ का वैल्यू आता है 0.8167। इस तरह से पीओ का वैल्यू हमें मिल गया। दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे पी के लिए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पी कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों पी कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक क्रॉस टेबल समझना जरूरी है। क्रॉस टेबल जो अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली कापा मेथड द्वारा कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। एक टेबल बनाइए जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे क्रॉस टेबल लिखिए और यहाँ पर अप्रेजर का नाम लिख दीजिए। पहला अप्रेजर अभी हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीता है तो सीता ए हमने लिखा है। और यहाँ पर देखिए एनजीओके यानी कि इस लाइन में आप एनजीओके लिख दीजिए और एनजीओके इस लाइन में दीजिए और यहाँ पर लिखिए काउंट और काउंट। इसके बाद अब यहाँ देखिए एनजी टू एनजी जो भी है ये इस एक डाटा है, उस डाटा से ही इसमें भरना है। देखिए एनजी टू एनजी कितना 17 है, ये 17 कहाँ से आया, यहाँ से आया। उसके बाद आपको 7 है एनजी टू ओके, ओ कहाँ से आया, 7 आपको यहाँ से आ गया एनजी टू ओके। ओके टू एनजी कितना आया, यहाँ से आ गया आपका 4, जो कि आपको यहाँ पे है ओके टू एनजी। और उसके बाद ओके टू ओके वो कितना आ गया आपका 32 आ गया, जो कि इस टेबल से, यानी कि जो टेबल हम प्रीवियस कैलकुलेशन किए हैं उस टेबल उसको कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए टेबल में आपको फिल कर देना है। इसके बाद फिल करने के बाद आप इसको 17 और 7 को जोड़ दीजिए और 4 और 32 को जोड़ दीजिए, 17 4 को जोड़िए और 17 32 को जोड़िए। यदि आप इस तरह से जोड़ते हैं तो आप देखिए 17 और 7 24 हो गया, 4 और 32 36 हो गया और 17 और 4 21 हो गया और 7 और 32 39 हो गया। इस तरह से आप सिंपल सा ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड काउंट आपको कैलकुलेशन करना है। एक्सपेक्टेड काउंट का जो फॉर्मूला होता है रो टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रांड टोटल, ये फार्मूला हर बॉक्स में अप्लाई कीजिए। यानी कि आप देखिए एक्सपेक्टेड काउंट में यहाँ पे आपको रो कितना हो गया, रो 24 हो गया और कॉलम कितना हो गया 21 हो गया। ये कहाँ से आ गया, देखिए जो 24 यहाँ पर है ये दोनों में रखिए, 24 यहाँ भी रखिए और यहाँ भी रखिए और एक बार 21 से गुना कीजिए और दूसरी बार में 39 से कीजिए। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन होगा आपको एक्सपेक्टेड काउंट कहा जाता है। उसी तरह से आप दूसरे लाइन में 36 को जो यहाँ कैलकुलेशन हुआ है उसको यहाँ पे लाइए, एक बार 21 से कीजिए और दूसरा बार 39 से कीजिए। इस तरह से दोनों आप एक्सपेक्टेड काउंटिंग कर सकते हैं। इस फोटो में आप देखिए मैं किस तरह से किया हूँ, उसी तरह से आप सिंपल आपको करना है। तो दोस्तों एक बार जब एक्सपेक्टेड काउंट का कैलकुलेशन हो जाता है तो आप पी का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पी का जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन इन एक्सपेक्टेड काउंट डिवाइडेड बाई टोटल डिसीजन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन कितना एक्सपेक्टेड काउंट में है, मतलब कि ओके को ओके कितना है और एनजी को एनजी कितना है, यही दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर ओके टू ओके आप देखेंगे तो 23.4 है प्लस आपको एनजी टू एनजी 8.4 है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो और डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आता है 0.53। तो यह वैल्यू रहा आपका पी का। दोस्तों जब हमें पीओ का वैल्यू निकल आया और पी का वैल्यू निकल गया तो हम कापा का इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कापा की जैसा कि हमने बताया कि जो फार्मूला होता है वह पीओ माइनस पी होता है डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी। आइए इसको हम एक एक करके वैल्यू रखते हैं। पीओ का जो वैल्यू है 0.8167 और पी का वैल्यू है 0.53 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.53। इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कापा का वैल्यू आ रहा है 0.61। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि कापा मेथड का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए कापा मेथड का 4 क्राइटेरिया होता है। पहला है कि यदि कापा का वैल्यू 1 आता है इसका मतलब यह है कि एक्सेलेंट है, ऑपरेटर 100% सही चेक कर रहा है, यानी कि ओके को ओके कर रहा है और एनजी को एनजी कर रहा है। यदि कापा का वैल्यू 0.75 से ज़्यादा और 1 के बीच में आ रहा है तो कापा
को सही माना जाता है, गुड माना जाता है। यदि कापा का वैल्यू 0.4 से लेकर के 0.75 के बीच में आ रहा है तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और यदि कापा का वैल्यू लेस देन 0.4 आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों आइए इस हमने जो कैलकुलेशन किया उस केस में देखते हैं क्या है। हमारा कापा का वैल्यू जो है 0.61 आया है, इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यह जो है आपका 0.4 से लेकर के 0.75 के बीच में आ रहा है और नीड इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह जो हमने कैलकुलेशन किया है यह अभी केवल सीता के किया है। इसी तरह से आप दो और ऑपरेटर है उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो आइए हमारे केस में क्या हुआ है कि हमने जो गीता और बबीता को हमने चेक किया, उसका डाटा लिया, तो हमने देखिए इस टेबल में आप देखते हैं तो पाते हैं कि एक भी कहीं मिस्टेक उन्होंने नहीं किया है, यानी कि जो गीता है और बबीता वह ओके को ओके 100% बताई है और एनजी को एनजी 100% बताई है। जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में आपको मैं एक मैसेज देने वाला हूं, उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक टेक्निकल चैनल है जिसमें आपको टेक्निकल वीडियो देखने को मिलता है जो ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो होते हैं। यदि आप टेक्निकल वीडियो शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अलग से एक चैनल बनाया है जिसका नाम है QPI शॉर्ट्स। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आप सभी मुझे लॉन्ग वीडियो में सपोर्ट किया उसी तरह से शॉर्ट वीडियो में भी आप सपोर्ट करेंगे। चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप तुरंत जा करके उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं कि जिससे कि यदि मैं टेक्निकल शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट दे करके जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।